चलिए बच्चों, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, बहुत गर्मी है इसलिए। रिकॉर्ड हो रहा है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि ए यूनिफॉर्म कॉपर बार ऑफ डेंसिटी रो लेंथ एल क्रॉस सेक्शनल एरिया एस एंड यंग्स मॉड्यूलस वाई is moving horizontally on a frictionless surface with constant acceleration a naught. क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ द वायर। पार्ट ए में कहता है कि स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ द वायर, मतलब यहाँ अगर ये सेंटर है तो यहाँ पर स्ट्रेस निकालिए। तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है बेटा? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है, इसके लिए क्या करेंगे? पार्ट ऑफ आधा को कंसीडर करेंगे, इसका FBD खींचेंगे। ऊपर नीचे का तो जान ही रहे हैं भैया। अगर इसका मास हम m ले लें टोटल, तो ये m/2, तो इधर mg/2 लगेगा। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, ये सबको छोड़िए। इधर फोर्स कितना लग रहा होगा, मतलब इस पोर्शन के द्वारा इस पर इधर लग रहा होगा, इस पोर्शन के द्वारा इस पर इधर लग रहा होगा। तो इधर फोर्स कितना लग रहा होगा? मान लेते हैं कि F लग रहा है। तो F बराबर सीधा सीधा क्या हो जाएगा बेटा? m A0/2, क्योंकि अगर ये m पूरा तो ये m/2 हो जाएगा और ये m/2 हो जाएगा। अब ये m कितने के बराबर? तो रो डेंसिटी इंटू इस पोर्शन का वॉल्यूम, तो L/2 इंटू ए लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये क्या हो गया? हमारा मास हो गया, है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ देखिए m जो हो गया ये टोटल मास है ना, तो इसको A0/2 लिखिए और m ले लीजिए। तो m टोटल क्या हो जाएगा? L A इंटू रो। L और A नहीं S है, L इंटू S, ये वॉल्यूम इंटू रो कर दिए तो मास हो जाएगा। तो हमको स्ट्रेस पूछ रहा है, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा? इसको फिर S से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा A0 L रो/2। यही हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर पे स्ट्रेस हो जाएगा। यही हो जाएगा बेटा, सेंटर पे जो स्ट्रेस हो जाएगा A0 L रो/2। सेकेंड पार्ट जो कहता है वो कहता है कि टोटल इलोंगेशन ऑफ द वायर, टोटल इलोंगेशन ऑफ द वायर। ठीक है, तो इलोंगेशन कैसे निकालेंगे भाई? तो वही टोटल इलोंगेशन क्या हो जाएगा, वो कैसे निकालेंगे? देखिए, डिफरेंट पॉइंट पर बेटा स्ट्रेस डिफरेंट है। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट यहां हम कंसीडर करें, एक्स पोजीशन पर एलिमेंट्री लेंथ हम कंसीडर करें, कितना बड़ा सा लेंथ? dx लेंथ कंसीडर किए, तो हम इस dx लेंथ में इलोंगेशन कितना होगा बेटा, पहले ये निकालेंगे, फिर उसको आगे देखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल इलोंगेशन निकल जाएगा। तो यहाँ से लेफ्ट से x लेंथ पर यहाँ पर स्ट्रेस इसके ऊपर कितना लग रहा होगा, तभी अभी जो मेथड लगाए वही लगा देंगे। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? इसका मास को हटा दीजिए, फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है। इसका टोटल का मास, तो टोटल मास इसका पर यूनिट लेंथ इंटू इसका लेंथ, सॉरी इसका लेंथ x है ना, तो टोटल मास पर यूनिट लेंथ इंटू इसका लेंथ है ना, और इसका मास हो गया इंटू A0 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये फोर्स लग रहा है
एस से इसको डिवाइड कर दिए तो ये हमारा स्ट्रेस निकल जाएगा। ठीक है, शेरू का है, इतना भूख रहा है भाई। ठीक है, अब ये मास कितना है, m का वैल्यू क्या होगा था L S, ये वॉल्यूम हो गया इंटू रो, तो ये मास हो गया इंटू एक्स इंटू ए नोट बटा एल इंटू एस। एस से एस क्या हो गया, कट गया, तो एल और एल से एल भी कट गया, तो हमारा हो गया रो एक्स ए नोट। ये हमारा क्या हो गया, इसके ऊपर स्ट्रेस जो लग रहा है इस एलिमेंट के ऊपर, ये हमारा स्ट्रेस हो गया। अब इलोंगेशन क्या हो जाएगा, जैसे स्ट्रेस बराबर क्या होता है बाई इंटू स्ट्रेन, या फिर इसको यू कहें कि बाई इंटू, मान लेते हैं कि dl इज एलिमेंट्री इलोंगेशन डिवाइडेड बाई इन dx, मतलब dl बाई dx। dl यहाँ क्या है बेटा, dl इज द एलिमेंट्री इलोंगेशन इन दिस dx लेंथ, और यहाँ dx क्या है, इसका ओरिजिनल लेंथ हो गया। और सिग्मा यहाँ हम निकाल चुके हैं, क्या है रो एक्स ए नोट इज इक्वल टू बाई इंटू डी एल बाई डी एक्स। तो डी एल बराबर क्या हो जाएगा, रो ए नोट बटा बाई इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब क्लियर है मामला, सेट है। अब डी एल तो टोटल इलोंगेशन दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो आप, डी एल का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के डेल्टा एल तक, डेल्टा एल जहाँ टोटल इलोंगेशन हो गया, बराबर रो ए नोट बटा बाई इंटीग्रल एक्स डी एक्स को 0 से लेकर के एल तक, तो ये हमारा हो जाएगा रो ए नोट बटा बाई इंटू एल स्क्वायर बटा 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एल हो जाएगा, हाफ रो ए नोट एल स्क्वायर, हाफ रो ए नोट एल स्क्वायर बटा बाई। यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल इलोंगेशन हो जाएगा। इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं किया, इस तरह का एक सवाल पहले भी हम बताए हैं, दोनों बड़ा काम नहीं हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, सारा क्वेश्चन हम स्क्रीन पर भी डाल देंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसमें भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हम डिटेल में बता देंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसके बाद कुछ जेई एडवांस का क्वेश्चन ले लेंगे, कैसा इसमें पूछता, आसान जो हम बता रहे हैं ना अभी, सिंपल इसी तरह का क्वेश्चन आपको एडवांस में भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये वायर हैविंग ए लेंथ कैपिटल एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज सस्पेंडेड एट वन ऑफ इट्स एंड्स फ्रॉम ए सीलिंग, डेंसिटी एंड यंग मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर आर रो एंड बाई रेस्पेक्टिवली, इट्स स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू इट्स ऑन वेट। इसका स्ट्रेन एनर्जी जो है वो दिया हुआ है, स्ट्रेन एनर्जी इसका क्या है बेटा, दिया हुआ है कितना, रो स्क्वायर जी स्क्वायर ए एल क्यू, रो स्क्वायर जी स्क्वायर ए एल क्यू बटा क्या अल्फा इंटू वाई। तो कहता है कि अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, कहता है वायर हैविंग ए लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज सस्पेंडेड एट वन ऑफ इट्स एंड्स फ्रॉम ए सीलिंग, density and young modulus of the material of the wire are rho and y respectively, its strain energy due to its own weight is इतना, find the value of alpha। तो इसमें क्या कहता है कि एक वायर है, क्या है, एक वायर है वो सस्पेंडेड, इसका लेंथ वगैरह, लेंथ इसका क्या है बेटा l है, डेंसिटी इसका क्या है रो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, यंग मॉड्यूलस y, ये सब सारा का सारा डाटा इसका दिया हुआ है। कहता है कि इसके अपने ही वेट के कारण जो इलोंगेशन हुआ इसमें रेस्पेक्टिवली सस्टेन एनर्जी, तो उसके कारण जो इसमें एनर्जी स्टोर हुआ, मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली पूछ रहा है, स्ट्रेन एनर्जी वही हो गया, तो उसका वैल्यू क्या होगा। देखो बेटा, इसका फॉर्मूला जो हम बताए हैं स्ट्रेन एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का बराबर होता है हाफ इंटू अ स्ट्रेन स्ट्रेस इंटू अ स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर, यही ना बताए थे। लेकिन यहाँ अगर डिफरेंट पॉइंट पर जाएंगे तो स्ट्रेस हमारा क्या है, डिफरेंट है ना,
तो हम कोई पर्टिकुलर पोजीशन ले लेते हैं, चलो नीचे से x डिस्टेंस पर हम dx लेंथ कंसीडर किए, कितना dx लेंथ नीचे से x डिस्टेंस पर। इस पॉइंट पर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, तुरंत अभी जैसे निकाले थे, अभी जस्ट निकाले हैं, कैसे कितना हो जाएगा स्ट्रेस यहाँ पर, तो इस पूरे वायर का मास, तो वायर का मास यानी मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स वायर का मास इंटू जी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, मास टोटल कितना हो जाएगा, एल ए रो इंटू जी, ये टोटल मास हो गया हमारा, एल ए रो सिर्फ होगा, मास हो गया। उसके बाद फिर क्या है, एक्स इंटू जी बटा एल, तो ये स्ट्रेस कैसे हो गया भाई, क्या लिख रहे हैं, मास पर यूनिट लेंथ इंटू उसका लेंथ, इसको ए से डिवाइड कर दो, इसको ए से डिवाइड कर दो, है ना, तो स्ट्रेस हो जाएगा। तो एल ए रो इसका मास हो गया इंटू एक्स इंटू जी बटा एल हो गया ख़त्म, ए हो गया ख़त्म, तो रो एक्स इंटू जी, इसका इसमें क्या हो गया बेटा, स्ट्रेस हो गया। किसमें ये स्ट्रेस है, इस एलिमेंट्री लेंथ जो हम कंसीडर किए हैं उसमें ये क्या है, स्ट्रेस है। अब देखिए बाई हुक्स लॉ स्ट्रेस बराबर क्या होता है, बाई इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन के जगह पर हम सिग्मा बटा वाई लिख सकते हैं, ठीक है, सिग्मा बराबर बाई इंटू एप्सिलन, एप्सिलन बराबर क्या, सिग्मा बटा वाई, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हाफ इंटू, आइए देखिए हम एलिमेंट्री लेंथ में स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो यू के जगह पर हम अब यहाँ क्या लिख देंगे, डी यू, हाफ इंटू स्ट्रेस क्या है इसके अंदर, तो स्ट्रेस है रो एक्स इंटू जी, रो एक्स इंटू जी, और स्ट्रेन बराबर सिग्मा बटा वाई यानी कि स्ट्रेस, तो फिर रो एक्स इंटू जी अब बटा वाई इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर, तो इसका वॉल्यूम ए इंटू डी एक्स। कोई कंफ्यूजन है बेटा, एप्सिलॉन बराबर सिग्मा बटा वाई होगा ना, ये हुक्स लॉ, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा देख लो, रो स्क्वायर जी स्क्वायर इंटू ए बटा 2 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, और टोटल एनर्जी अगर हमको निकालना है तो एक्स को कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के एल तक कर देंगे, तो हो जाएगा रो स्क्वायर जी स्क्वायर ए एल क्यूब बटा 6 बाई रो स्क्वायर जी स्क्वायर ए एल क्यू बटा 6 बाई, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 6, अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 6 है ना आएगा। इसमें समझिए क्या था नहीं था, हाँ था। हम यहाँ क्या किए बेटा, देखो स्ट्रेस डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होगा, ठीक है ना, ऑल्दो इस वायर का वॉल्यूम तो फिक्स है भी एल इंटू ए के बराबर है, लेकिन डिफरेंट पॉइंट पर स्ट्रेस हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम एक एलिमेंट्री लेंथ लिए और उसमें स्ट्रेस निकाल दिए और फॉर्मूला लिख दिए जो हम बताए थे, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर, और पोटेंशियल एनर्जी एलिमेंट्री इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो निकाल दिए, फिर इंटीग्रेट करके टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिए, ठीक है ना। अब थोड़ा जेई एडवांस का कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, देखना ये सबसे भी आसान होगा हमको जैसा लग रहा है। पहला क्वेश्चन है एडवांस 2019 का, ठीक है, हम स्क्रीन पर डाल देंगे क्वेश्चन, स्क्रीन पर हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन को डाल देंगे, इसलिए ज़्यादा छटापटा मत करिए, कौन क्वेश्चन है, चलिए क्या कह रहा है, कहता है कि ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन, एक ब्लॉक है 100 न्यूटन, इट्स सस्पेंडेड बाई कॉपर एंड स्टील वायर्स ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया सबका क्या है बेटा, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर,
बहुत गर्मी है भैया। एंड लेंथ, अरे रे रे, इसमें तो लेंथ भी नहीं दिया है ढंग से बेटा। लेंथ में m एंड 1m लिख दिया है। तो देखो बेटा, इसका मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो मेरे पास अवेलेबल है पीडीएफ क्वेश्चन का, उसमें थोड़ा सा एरर हमको लग रहा है। लेंथ में m एंड 1m लिख दिया है बेटा। हम इसको लेंथ L1 एंड L2 ले लेते हैं, ठीक है। ये L1 L2 क्या है, गिवन है। क्या है बेटा, गिवन है। L1 L2 आप क्वेश्चन में देख लेना, ठीक है। दिस रेस्पेक्टिवली देयर अदर एंड्स आर fixed on a ceiling as shown in figure. The angle subtended by copper and a steel wire with the ceiling are 30 degree and 60 degree. अच्छा, कॉपर वायर का लेंथ है √3 मीटर। अच्छा, फिगर में दिया हुआ है लेंथ, ठीक है। तो L1 L2 नहीं लेकर के आओ, फोटो बना देते हैं। फोटो इसका दिया हुआ है, फोटो इसका क्या है बेटा, दिया हुआ है इस ढंग से एक, ठीक है। और ये यहाँ पर एक ब्लॉक ले लो आप, ये यहाँ ऐसे है, ये यहाँ ऐसे है, ये ब्लॉक हो गया। ये एंगल हमारा 60 डिग्री है और ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। कितना बेटा, 30 डिग्री है। और ये हमारा कॉपर वायर है √3 मीटर का, √3 मीटर ये कॉपर है। और ये 1 मीटर है, ये स्टील है, ठीक है। If elongation in copper wire and elongation in a steel wire is del LC and del LS, then the ratio del LC by del LS, मतलब del LC कॉपर वायर बटा del LS इज इक्वल टू व्हाट, मतलब इलोंगेशन इन कॉपर वायर और इलोंगेशन इन स्टील वायर, इसका रेशियो पूछ रहा है। यंग मॉड्यूलस सबका दे दिया। यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर एंड स्टील वायर आर, यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर वायर का क्या है, बहुत सिंपल है, अभी समझा देते हैं आपको। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है, 1 इंटू इतना, और स्टील वायर का है 2 × 10 के पावर 11। तो स्टील वायर का है 2 × 10 के पावर 11 न्यूटन। ये पूछ रहा है हमसे, बात समझ रही, ये पूछ रहा है। तो ये कैसे निकलेगा, जैसे अगर हम हुक्स लॉ लगाएं तो स्ट्रेस बराबर बाई इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन हमको डेल एल सी पूछता है, तो इसको डेल एल बटा एल, यही होगा ना। तो डेल एल बराबर जो हमारा हो जाएगा सिग्मा एल बटा बाई, है ना, सिग्मा एल बटा बाई। सिग्मा एल क्या हो जाएगा, तो सिग्मा एल टी टेंशन इन दिस वायर और डिवाइडेड बाई एरिया आई इंटू एल बटा बाई, यानी कि टी एल बटा ए बाई, ठीक है। लेंथ दोनों वायर का पता है बेटा, यंग मॉड्यूलस पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है, टेंशन दोनों में अगर, तो अगर हम कहें कि डेल एल सी बराबर कितना हो जाएगा, तो टी सी आई इंटू एल सी बट्टा ए आई इंटू बाई सी। इसी प्रकार से डेल एल स्टील का क्या हो जाएगा, तो टी स्टील वायर में टेंशन इंटू स्टील वायर का लेंथ बट्टा ए दोनों का सेम है, बट्टा बाई एस। अभी दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो एल सी बटा एल एस हो जाएगा। तो डेल एल सी बटा डेल एल एस क्या हो जाएगा, देख लीजिए। तो टी सी एल सी बटा ए बाई सी, टी सी एल सी बटा ए बाई सी बटा टी एस एल एस बटा ए बाई एस। ए ख़त्म हो गया और बाई एस ऊपर जाएगा, यानी कि बाई एस टी सी एल सी बटा बाई सी या टी एस और एल एस। देखो बाई एस एल सी एल एस बाई सी सब पता, हमको सिर्फ टी सी बाई टी एस निकाल दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ बाई एस
एल सी बटा बाई सी एल एस इंटू टी सी बाई टी एस। ठीक है, ये हमको निकालना है बस ये। अब इसके लिए क्या करेंगे बउआ, तो इसके लिए सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, इसका ये बी डी ड्रॉ कर देंगे। किसका, इसका। यहाँ से वो लंबा खींच दो, नॉर्मल डाल दो, ये 90 ये 30, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ये बताने का ज़रूरत है कहाँ। अब देखो नीचे mg मास ऑफ द वायर, हाँ mg मतलब वेट ले लो, मास क्या लोगे, वेट दिया है तो वेट, ठीक है। और इधर हो जाएगा t, इधर कौन है, हाँ कॉपर, और इधर हो जाएगा t अस t, ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं टी सी, आई कॉस के बजाय साइन ले लो, साइन 60, मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा ना, टी सी साइन 60 बराबर टी एस साइन 30। तो हमको क्या चाहिए था, और टी सी इधर है, टी एस साइन 30, हमको लेना है क्या, टी सी बाई टी एस, तो टी सी बाई टी एस बराबर साइन 30 अब बटा साइन 60। कोई दिक्कत है, अब इसको सिर्फ इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। बाई एस कितना है, कहाँ गया भाई, बाई एस तो दिया हुआ है ना, कॉपर वायर और स्टील वायर का, मिटा दिए का बाई एस स्टील वायर का, कॉपर एंड स्टील, कॉपर वायर का है 10 के पावर 11, 10 के पावर 11 इंटू स्टील वायर का लेंथ है 1 मीटर, और ऊपर स्टील वायर का मंग मॉड्यूलस है 2 गुने 10 के पावर 11, अब उन्हें कॉपर का जो लेंथ है √3 मीटर है, ठीक है ना। ए से तो भी तो मतलब नहीं है हमको, और टी सी बाई टी एस ले लो, तो टी सी बाई टी एस कितना हो जाएगा, साइन 30 अब बटा टी एस साइन 60, कितना हो जाएगा बेटा, ये खत्म, ये साइन 30 1 बटा 2, देखो ना इसको 2 और √3 अगुने 1 बटा 2 अब बट्टा इधर √3 बटा 2 से 2 खत्म, √3 से √3 खत्म, बराबर कितना आ गया बटा 2। देखो कितना कंफ्यूज किया है क्वेश्चन, ये जेई एडवांस का है बेटा, जेई एडवांस का है, देखो क्या नहीं इसका है, कितना देखो कंफ्यूज किया है। वेट दिया है, इसका कोई ज़रूरत नहीं था, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं था। 2 आ गया आंसर, ये डेल एल सी बाई एल एस जो भी है, हाँ एल सी बाई एल एस 2 आ जाएगा यहाँ आंसर, ये क्या हो जाएगा 2। ए का ज़रूरत नहीं था, डब्लू का ज़रूरत नहीं था, हमको सिर्फ और सिर्फ किसका ज़रूरत था, यंग मॉड्यूलस और लेंथ ऑफ द वायर, यंग मॉड्यूलस और लेंथ ऑफ द वायर का ज़रूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं एडवांस का। आई देखो एडवांस 2013 का क्वेश्चन है, देखो जो हम अभी बताए ना क्वेश्चन सब सारा, उससे भी आसान रहता है एडवांस वगैरह में। अब आप लोग कहिएगा सर आपके लिए सब आसाने रहेगा, हम लोगों के लिए डिफ़िकल्ट, अरे बेटा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए भी डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, ठीक है, सबके लिए आसाने रहता है। अब आप प्रैक्टिस करिएगा नहीं, मेहनत करिएगा नहीं, है तो फिर कैसे करके होगा, नहीं ना होगा। ये भी देखिए एडवांसे का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, कराए वन एंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल थिक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 12, वन एंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल थिक कॉपर वायर, थिक माने मोटा, लेंथ 12 एंड रेडियस 2r, मतलब ये हमारा एक कॉपर वायर है, लेंथ इसका है 12 और रेडियस है 2r, welded to an end of another horizontal thin copper wire of length L and R, इसको एक पतला सा कॉपर वायर के साथ वेल्ड कर दिया गया, इसका लेंथ क्या है L और रेडियस R है, ठीक है।
अच्छा, वेन अरेंजमेंट या स्ट्रेचड बाई अप्लाइंग फोर्सेज एट टू एंड्स। अब इसको मान लो इधर फिक्स कर दो ना, टू एंड बोलता है उससे मतलब मत रखो, इधर फोर्स लगा रहा है, खींच रहे हैं इसको, एफ फोर्स लगाया, ठीक है। एट टू एंड द रेशियो ऑफ द इलोंगेशन इन द थिन वायर टू दैट इन द थिक वायर इज। देखो बेटा, अगर एफ फोर्स लगाए हो तो हर पॉइंट पे इसमें ये दो वायर है, इसमें टेंशन सब जगह एक के हो जाएगा। तो अंतर कहाँ पड़ेगा? अंतर पड़ेगा दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया में। कहता है हमको इलोंगेशन का रेशियो निकालिए, द रेशियो ऑफ द इलोंगेशन इन द थिन वायर। इसमें क्या इलोंगेशन हुआ, इसमें क्या इलोंगेशन हुआ। सपोज एफ फोर्स लगाए, इसमें टेंशन टी डेवलप किया हर पॉइंट पर, ठीक है। अगर टी टेंशन डेवलप किया तो हमारा जो हुक्स लॉ है उसके अनुसार टी बाई ए, ये ए आप हाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर बाई और इंटू यंग मॉड्यूलस थिक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 end of a horizontal thick copper wire of length 12 and radius 2 are is welded horizontal thin copper wire। दोनों कॉपर वायर है तो बाई तो सेम ही हो जाएगा। चलो ठीक है, ये डेल एल अब बटा एल, तो ये इलोंगेशन क्या हो जाता है बेटा, डेल एल बराबर क्या हो जाएगा, टी एल बटा ए वाई, है ना। टेंशन सब में सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग, लेंथ दोनों का अलग अलग है। ये कैपिटल एल ले लीजिएगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा बेटा, इसको ऐसे ले लो आप, स्मॉल एल ले लो, नीचे भी स्मॉल एल ले लो, इसको भी क्या ले लो, स्मॉल एल ले लो, ठीक है। तो इलोंगेशन इन थिन वायर क्या हो जाएगा, इसको टी ले लो थिन, तो टेंशन तो सब में एक, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और वाई यंग मॉड्यूलस, इनटू इसका लेंथ क्या हो गया एल हो गया। इलोंगेशन इन अरे थिन और थिक तो एक हो जाएगा भाई, तो ये थिन कर दो आई थिक, तो थिक वायर का क्या हो जाएगा, टेंशन में तो वही रहेगा, बस ये बदल जाएगा, तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। आई इंटू बायु तो सेम ही रहेगा, आई इंटू इसका लेंथ हुआ 12 हो जाएगा, है ना। तो हमारा 2 से 2 हो गया, ये ख़त्म हो जाएगा तो हम लिखेंगे टी एल बटा 2 पाई आर स्क्वायर बाई। अब इसका रेशियो ले लो आप, रेशियो हमारा कितना आ जाएगा, और बीवीएस सी बात है 2 आ जाएगा, इसका रेशियो लो ना बेटा, डेल एल थिन अब बटा डेल एल थिक बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, अरे देखो ना भैया कहाँ गया थिन, टी एल बटा पाई आर स्क्वायर बाई, टी एल बटा पाई आर स्क्वायर बाई अब बटा टी एल बटा 2 पाई आर स्क्वायर बाई, ये पूरा कट गया, 2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो बेटा इसमें कोई बड़ा चीज़ है बेटा, एडवांस हो या मेंस हो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आता। ये कितना में पूछा है 2013 में, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आता है बेटा, डिफिकल्ट नहीं होता है, बस आपको सब कुछ याद रहना चाहिए, वो कंसेप्ट आप पढ़ा हुआ होना चाहिए, और गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करके रखिए ताकि आप ये सब अप्लाई करने में कहीं कोई झंझट पैदा नहीं हो जाए, ठीक है। और क्वेश्चन तो आसान रहता है, वो आप कितनू चिल्लाइएगा नहीं सर डिफिकल्ट रहता है तो हम मानवे नहीं करेंगे, एकदम आसान रहता है क्वेश्चन, एकदम आसान रहता है, लेंदी भी नहीं रहता है। कोई क्वेश्चन होता है लेंदी, कभी कभार दे देता है एक आध फंसाने के लिए तो ना कहिए छांट देने के लिए, दिमाग वाला बच्चा होगा कि छोड़ के भागे तो नहीं फंसेगा, और जो होगा बुड़बकवा उसी में फसल रह जाएगा। चलिए ये देखिए, ये भी एडवांस 2015 का है, ये को ग्राफ है बेटा। इन प्लॉटिंग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व फॉर टू मटेरियल्स पी एंड क्यू, ए स्टूडेंट बाय मिस्टेक पुट्स a strain on the y-axis and a stress on the x-axis as shown in the figure, then the correct statement is r। इसका ग्राफ हुआ थोड़ा सा है, वो ग्राफ क्वेश्चन में हम समझाते हैं। कहता है नीचवा में स्ट्रेस डाल दिया बचवा, गलती से बाई मिस्टेक हो गया लगता है, वर्टिकलवा में स्ट्रेन ले लिया,
दो गो वायर है P और Q। P को पहले दिया है, ये ले जाइए आप, और थोड़ा सा ऐसे टीन टान करके ऐसे कर दिया, ठीक है। और Q को जो दिया है यहाँ तक दिया है, और छोटा सा यहीं से ऐसे यहीं पर आकर कहता है बाई मिस्टेक उलट पुलट कर दिया। जैसे स्ट्रेस हम कहाँ लेकर के, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हम स्ट्रेस को वर्टिकल एक्सिस पर लिए थे और स्ट्रेन को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिए थे, यहाँ वो गलती से मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो पूछता है कि अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कहता है P हैज़ मोर टेंजाइल स्ट्रेंथ देन Q। अच्छा हाँ, P ये है और Q ये है। कहता है कि P हैज़ मोर टेंजाइल स्ट्रेंथ देन Q। स्क्रीन पर हम क्वेश्चन डाल देंगे। देखो बेटा, टेंजाइल स्ट्रेंथ किसका कहेंगे कि सबसे ज़्यादा है, किसका कहेंगे? तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच अगर गैप लंबा है, नहीं समझे, या फिर यूँ कहें कि जिसको तोड़ने के लिए स्ट्रेस हमको कितना ज़्यादा अप्लाई करना पड़े, वो मटेरियल कैसा होगा, टेंजाइल स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा होगा। तो ये देखिए, यहाँ अगर इलास्टिक लिमिट है तो यहाँ से ये जो गैप है इसका लंबा है, देखिए है ना लंबा। मतलब अगर आप कहें तो इसको तोड़ने के लिए स्ट्रेस क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तब ये ब्रेक करेगा फ्रैक्चर पॉइंट, तब ये ब्रेक करेगा। इसका छोटा सा है, इसका क्या है बेटा, छोटा सा है, तो इसका क्या होगा, टेंजाइल स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए देखिए प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद थोड़ा सा और फोर्स बढ़ाए तो ये टूट गया, और यहाँ प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद ये इलास्टिक लिमिट तक गया, उसके बाद फिर यहाँ फ्रैक्चर पॉइंट पर पहुँचा, तो इसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कहने का मतलब स्ट्रेस ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है पहला, P हैज़ मोर टेंजाइल स्ट्रेंथ देन Q, ये करेक्ट है। P इज़ मोर डक्टाइल देन Q, डक्टाइल के बारे में भी बताए थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन में कहता है कि P इज़ मोर डक्टाइल देन Q। देख लेते हैं डक्टिलिटी का क्या बताए थे। अगर HC वर्मा सर को फॉलो करें तो हम डक्टिलिटी के बारे में, और रेसनिक को भी अगर फॉलो करें तो डक्टिलिटी के बारे में क्या बताए थे, कौन मटेरियल को ज़्यादा डक्टाइल बोलेंगे। तो जो इलास्टिक लिमिट है और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच का अगर गैप ज़्यादा है तो वो मोर डक्टाइल हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, P इज़ मोर डक्टाइल देन Q, P इज़ मोर डक्टाइल देन Q, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरा में कहता है P इज़ मोर ब्रिटल देन Q। अब ये अगर डक्टाइल हो गया तो इससे ज़्यादा ब्रिटल तो हो नहीं सकता है, ब्रिटल में ये शॉर्ट होगा तो ब्रिटल हो जाएगा, इसका शॉर्ट है तो ये ज़्यादा ब्रिटल है इससे, तो ये तीसरा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। द यंग मॉड्यूलस ऑफ P इज मोर देन दैट ऑफ Q। यंग मॉड्यूलस के लिए आप उल्टा देख लीजिए बेटा, जिसका स्लोपवा ज़्यादा है उसका यंग मॉड्यूलसवा ज़्यादा होगा। तो स्लोपवा किसका ज़्यादा है, यंग मॉड्यूलस ऑफ P इज मोर देन Q। स्लोप किसका ज़्यादा है, Q का ज़्यादा है। यंग मॉड्यूलस इसका ज़्यादा है ना, यंग मॉड्यूलस Q का ज़्यादा है P से। क्यों, क्योंकि स्लोपवा ऐसे उलट के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे गलती किया, स्ट्रेस अगर यहाँ होता, स्ट्रेन यहाँ, तो हम यहाँ से स्लोप ले लिए, इसके साथ ले लिए ना, ये स्लोप इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो इसका जो यंग मॉड्यूलस है ज़्यादा होगा इससे, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, यानी ए और बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन है P हैज़ मोर टेंजाइल स्ट्रेंथ देन Q, ये करेक्ट होगा। P इज़ मोर डक्टाइल देन Q, ये भी करेक्ट होगा। P इज़ मोर ब्रिटल देन Q, ये इनकरेक्ट है। द यंग मॉड्यूलस ऑफ P इज़ मोर देन दैट ऑफ Q, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। इसमें भी कोनो ऐसा नहीं था, अगर आप मेरा थ्योरी ढंग से अगर ध्यान दे करके ग्राफवा जब जिस दिन समझाए थे उसको अगर ध्यान से देखे होंगे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अभी चल रहा है, कभी कभी रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है, हम पूरा 1 घंटा पढ़ा देते हैं आप लोगों को, और वहाँ रिकॉर्डिंग क्या हो गया भैया, बंद हो गया, तो हो जाता है गड़बड़ फिर, ठीक। चलिए एक आध सवाल और ले लेते हैं बेटा। देखिए तो और है, तो मेन का सवाल है, चलिए इसको ही बताइए देते हैं, लेकिन बहुत गर्मी लग रहा है, बड़ा मौसम है। कहता है बोतल हैज़ एन ओपनिंग ऑफ रेडियस A एंड लेंथ B। देखो बोतल बनाया है, ठीक है, आइए हम थोड़ा सा समझाएंगे, बाकी आप लोग खुद बना लेना है। इसको क्या कर लेना बेटा,
खुद बना लेना। कहता है बोतल हैज एन ओपनिंग ऑफ रेडियस ए एंड लेंथ बी। इसका रेडियस क्या है? ए और लेंथ बी, ये वाला दिया है, ये इतना सा, ठीक है। बी ए कॉक ऑफ लेंथ बी एंड रेडियस ए प्लस डेल है। वो कॉक लिए, कॉक समझते हैं ना, वो घुसाते हैं बोतल के ऊपर। इसका ही जो रेडियस है ए प्लस डेल ए है और लेंथ इसका बी ही है, ठीक है। ये कॉक है, बोतल का ढक्कन समझ लीजिए इसको, नहीं लेकिन बोतल के अंदर इसको घुसाया जाता है। जहाँ लिखता है कि डेल ए वेरी वेरी लेस देन ए, डेल ए वेरी वेरी लेस देन ए is compressed to fit into the opening completely. See figure. If the Buck modulus of cork is B, इसका Buck modulus क्या है? B है. Cork is B and friction coefficient between the bottle and cork is mu. ई कॉक, ई बोतल का जो ये सरफेस है इसके बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। Then the force needed to push the cork into the bottle. अब इसको उठा के इसमें ठूसना है तो क्या पूछता है? Then the force needed to push the cork into the bottle. फोर्स क्यों लगेगा भाई? फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये स्लिपरी हो, मतलब स्मूथ हो, कोई फ्रिक्शन ना लगता तो आराम से कैसे ठूस ठास देते कंप्रेस करके उसको, समझ रहे हैं बात को? तो फोर्स कितना लगेगा? तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये मान लेते हैं कि कॉक है और मान लेते हैं कि चारों तरफ से इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, जो भी है वो लग रहा है, तो उसको क्या करेंगे? एन को म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना ही फोर्स हमको लगेगा। नहीं बुझाया बात? इतना ही फोर्स लगेगा ना बेटा। चारों तरफ से चूँकि टाइटली इसमें फिट करेंगे, ए प्लस डेल्टा ए है इसका रेडियस, तो उसके रेडियस से तो ये बड़ा है तो घुसेगा नहीं, तो टाइटली हम उसमें डालेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन ये क्या करेगा? प्रेस करेगा इस बोतल के सरफेस को, प्रेस करेगा तो बोतल इसके ऊपर में फोर्स लगाएगा, ये बोतल के ऊपर में फोर्स लगाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स अगर नीचे पुश कर रहे हैं तो चारों तरफ से ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा ना बेटा फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये म्यू एन के बराबर होगा। अब हमारा पर्पस रह गया ही नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकाले, म्यू तो पता है, बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए अब हम लगाएंगे यही कंसेप्ट, स्ट्रेस इज इक्वल टू बाई इंटू स्ट्रेन। सॉरी, यहाँ तो ही चूँकि पूरा वॉल्यूम दबा रहे हैं तो बक मॉड्यूलस, तो हमको ये लगेगा प्रेशर या डेल्टा पी बराबर माइनस बीटा इंटू डेल्टा वी बाई, ये लगेगा। अब कहोगे कि डेल्टा पी को अगर हम पूरे सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दें बेटा तो क्या निकल जाएगा? हमारा फोर्स, दैट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? पूरे के पूरे सरफेस एरिया से हम लोग क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन निकलेगा कितना? डेल्टा पी को ए से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा पी या इंटू टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई ए इंटू बी हो जाएगा, 2 पाई ए इंटू बी। समझ में आ रहा है बात? नहीं समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा, इसको एक बार और देखिएगा, इसको बना रहे हैं ना, इसको एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। तो डेल्टा पी इंटू 2 पाई ए इंटू बी, सरफेस एरिया टोटल निकल गया, बराबर माइनस बी। अगर मैग्नीट्यूड में सिर्फ रिलेटेड है तो हम नेगेटिव साइन अगर आएगा तो हटा देंगे, नेगेटिव साइन हटा देते हैं। तो डेल्टा भी क्या है? तो कंप्रेशन इन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना से कंप्रेस किया बेटा? तो इनिशियल वॉल्यूम इसका कितना था? पाई इंटू ए प्लस डेल्टा ए का स्क्वायर इंटू बी, पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया इंटू बी, इतना माइनस इतना टोटल था। फाइनली वॉल्यूम इसका कितना कर दिए कंप्रेस करके? पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। तो ये क्या हो जाएगा? पाई और इंटू बी को बाहर निकाल दो, ए स्क्वायर प्लस डेल्टा ए का स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा ए माइनस ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? पाई बी, ये खत्म
तो 2a डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए स्क्वायर तो वेरी नियरली 0 हो जाएगा, तो इसको इतने रहने दो। तो ये हो गया हमारा 2 पाई बी ए डेल्टा ए, इतना हो गया हमारा डेल भी। और इनिशियल वॉल्यूम इसका कितना था, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम इसका कितना था बेटा, किसका, कॉक का। ओरिजिनल वॉल्यूम तो यही है, ये रहा ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसको डिवाइड कर देंगे, डेल्टा भी बटा भी निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा पाई बी इंटू ए प्लस डेल्टा ए का होल स्क्वायर। पाई भी कट गया बेटा, तो ये हो गया हमारा 2a डेल्टा ए और ए स्क्वायर प्लस डेल्टा ए स्क्वायर, तो इसको भी 0 ही कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2 और ए और डेल्टा ए। अगर ए हम ए स्क्वायर अगर इसमें से कॉमन ले लें, क्या ले लें बेटा, कहीं गड़बड़ नहीं ना की है, अरे भाई पाई आर स्क्वायर भी, वेरी गुड। अगर हम इससे ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा देख लो। ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो 2 डेल्टा ए बटा ए इंटू 1 बटा ए स्क्वायर ले लिए, 1 प्लस डेल्टा ए बटा ए, तो ये तो हो जाएगा लगभग 0। ए स्क्वायर लेंगे तो डेल्टा ए बटा ए, तो ये लगभग डेल्टा ए चूँकि वेरी वेरी ग्रेटर देन है तो ये लगभग 0, तो ये वेरी नियरली क्या हो जाएगा 2 डेल्टा ए बटा ए। ये हमारा डेल भी बटा भी हो गया। तो अब डेल भी बटा भी के जगह पर इसको भर दीजिए। अब डेल्टा पी बराबर हमारा क्या है, डेल्टा पी इंटू 2 पाई, ये भी करके डेल्टा पी बराबर कितना है भैया, तब बीटा इंटू डेल भी बाई भी, तो बी इंटू 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 2 पाई ए इंटू बी। तो ए से क्या हो गया बेटा, कट गया, तो हमारा ही डेल्टा पी इंटू ये नॉर्मल रिएक्शन है हमारा, ये कितना आ गया देख लो, तो 2b डेल्टा ए, 2 दूनी 4 हो गया, 4b ये 2 4b डेल्टा ए बी इंटू पाई। ठीक है, इसमें क्या कर दो, म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो यही तो हमारा क्या निकल गया, फोर्स निकल गया। तो 4 पाई म्यू बी, 4 पाई म्यू बी और बी इंटू डेल्टा ए। आंसर क्या है 4 पाई बी बी म्यू इंटू डेल्टा ए, बी बी म्यू इंटू डेल्टा ए। हाँ यही होगा आंसर। ये मेंस का है बेटा। तो देखो गर्मी के कारण मेरा दिमाग थोड़ा सा ये हो गया है, तो अब बंद करेंगे अभी। नेक्स्ट क्लास में अब ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कह लो उसको, ठीक है। यहाँ पर देखो डेल्टा पी बराबर क्या हुआ, माइनस बी डेल्टा वी बाई वी। नॉर्मल रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, डेल्टा पी में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा पी हमारा क्या निकाल दिए, डेल्टा ई कंफ्यूज कर रहा है, इसको हटाइए, तो यही कंफ्यूज कर रहा था। ये डेल्टा भी बाई भी निकला, तो यहाँ हम पुट कर देंगे बी इंटू डेल्टा भी बाई भी, डेल्टा भी बाई भी 2 डेल्टा ए बाई ए, 2 डेल्टा ए बाई ए। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे कर दो तो नॉर्मल रिएक्शन निकल जाएगा, तो उसके सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इंटू ए, और डेल्टा पी इंटू ए तो ये क्या हो जाएगा 2b डेल्टा ए बाई ए इंटू 2 पाई ए इंटू बी। ए से ए ख़त्म हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा आ गया 2b डेल्टा ए, 4b हो जाएगा ना, 4b डेल्टा ए
2 दूनी 4 बी डेल्टा ए पाई बी, इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, अब बंद कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या शुरू करेंगे? ग्रेविटेशन शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? ग्रेविटेशन शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रीडिंग डाल करके आप लोग आइएगा, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए। और बाकी चैनल पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, देखिए, सीखिए कुछ। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।